नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम नवनीत जी। हम शुरुआत करते 30 प्रदेश से आ रही तमाम नॉन स्टॉप खबरों से। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आई। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी माहौल जारी होने की वजह से राजनीतिक पार्टी और आपको बता दें उनके प्रत्याशी के साथ ही नेतागण लगातार आपको बता दें जनसभाएं कर रहे हैं। और इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा की। दरअसल कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सीधे चेतावनी दे डाली है। योगी ने ओवैसी को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का एजेंट बताया। साथ ही ओवैसी पर आपको बता दें यूपी इलेक्शन 2022 से पहले माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, लिहाजा धान खरीदने वाली संस्थाएं सुनिश्चित करें कि क्रय केंद्र समय संचालित हों। आपको बता दें मंडला आयुक्त और जिलाधिकारी केंद्र पर जाकर किसानों से संवाद करें और धान खरीद प्रक्रिया का फीडबैक लेकर शासन को भेजें। इस बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आपको बता दें आरओ ईआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया। यूपीपीएससी द्वारा यह परीक्षा आरओ और ईआरओ के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया तो वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बता दें परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 बजे से 3:30 बजे तक किया जाएगा। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से ऐलान किए गए मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना के तहत आपको बता दें 3 दिसंबर को एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना होगा और इस जत्थे में 1000 लोग सम्मिलित होंगे। आपको बता दें पिछले महीने दिल्ली की कैबिनेट ने अयोध्या को मुख्यमंत्री तीर्थ स्थल योजना में शामिल करने का फैसला कर लिया था और इसके तहत दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त में लोगों को अयोध्या का दौरा यानी कि दर्शन कराया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली सरकार पुरी, रामेश्वरम, शिरडी, मथुरा, हरिद्वार और तिरुपति जैसे स्थानों से 13 सर्किटों में पूरी तीर्थ यात्रा का खर्च वहन सरकार करती है और इसी के साथ ही हर यात्री के साथ 21 या अधिक आयु का एक शख्स साथ जा सकता है। सरकार उसका भी खर्च वहन करेगी। तो एक अच्छी खबर है। अगली खबर, दिल्ली पुलिस के सदर बाजार थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया। आपको बता दें गृह मंत्रालय की ओर से कराए जाने वाले देश भर के पुलिस थानों के सालाना सर्वे के बाद ये नतीजे घोषित किए गए। आपको बता दें दिल्ली पुलिस को यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुने जाने की उपलब्धि पहली बार दिल्ली के किसी पुलिस थाने को हासिल हुई है। देश भर में आपको बता दें 15,555 पुलिस थानों के बीच में से दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया जाना एक बड़ी बात है। अगली खबर, उत्तराखंड में नई खेल नीति पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। अब क्या होगा, इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके साथ ही भोजन माता और पीआरडी जवानों का मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ और बैठक में कुल 30 प्रस्ताव लाए गए जिनमें से 28 पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी और इनमें से महत्वपूर्ण खेल नीति 2021 भी शामिल है। खेल नीति लागू होने के साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का भी प्रोत्साहन मिलेगा। आपको बता दें खेल नीति में एक और जहां हर साल प्रदेश भर के 2600 खिलाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी तो वहीं दूसरी ओर 8 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों की पहचान के लिए फिजिकल एवं आपको बता दें फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट भी लागू किया जाएगा। खैर अब एक अच्छी खबर आ रही है, बिहार में भी निजी वाहन मालिकों को BH सीरीज भारत सीरीज की सुविधा दी जाएगी। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले सरकारी और निजी क्षेत्र के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपने निजी वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया और इसी के साथ ही 22 प्रस्तावों को मंजूरी यानी कि हरी झंडी दे दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली को बिहार में भी लागू करने पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इससे एक से दूसरे राज्यों में निजी वाहन लेकर जाने में सुविधा होगी और इसका लाभ उन्हें मिलेगा जो सरकारी अथवा निजी कंपनी में काम करते हैं या फिर उनके दूसरे राज्यों में स्थानांतरण होते रहते हैं। BH सीरीज के तहत 2 सालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा कर लिया जाएगा जिसके बाद निजी वाहन बिना किसी दिक्कत के दूसरे राज्यों में आ जा सकेंगे और यह सुविधा नई गाड़ियों के लिए होगी। एक अच्छी खबर है। अब अगली खबर, कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने आपको बता दें अपने सभी प्लान, मोबाइल कॉल और डेटा रेट यानी कि दरों में 20 से 25% की बढ़ोतरी कर ली है। कंपनी ने बयान जारी करते हुए बताया है कि 25 नवंबर से प्रभावी होगी। वोडाफोन आइडिया की यह घोषणा भारतीय एयरटेल द्वारा दरों में बढ़ोतरी की घोषणा के एक दिन बाद आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जियो भी मोबाइल दरों में वृद्धि करेगा। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी कि BIL ने 28 दिन की अवधि के लिए रिचार्ज का न्यूनतम मूल्य 25.31% से बढ़ाकर 79 रुपये से 99 रुपये कर दिया है। तो इस तरीके से आपको बता दें 25% की बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ ही भी आपको बता दें BIL ग्राहकों को अब करीब 1 महीने के लिए मोबाइल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम 99 रुपये का भुगतान करना होगा। कंपनी ने लोकप्रिय अनलिमिटेड श्रेणी के प्लानों की दरों में 20 से 23% की बढ़ोतरी की है। बयान में कहा गया है कि 28 दिनों की वैधता के साथ प्रतिदिन 1 GB डेटा सीमा वाले अनलिमिटेड प्लान की कीमत 25 नवंबर से 269 रुपये होगी और इसी के साथ ही फिलहाल इसकी कीमत अभी 219 रुपये है और बढ़ोतरी के बाद इतने पैसे हो जाएंगे। अगली खबर,
किसी कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को आपको बता दें आज मंजूरी मिल सकती है। खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि कृषि मंत्रालय इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। संसद में चर्चा की तारीख भी जल्द तय हो जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधेयकों को जो है 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के सत्र में भी रखा जाएगा। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर ये जानकारी दे देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा था कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को कानूनों की अहमियत समझा नहीं पाई, इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं। तो एक बड़ा बयान जो है प्रधानमंत्री द्वारा निकल कर आया था। अब उत्तर प्रदेश से खबर आपको बता, दिनेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। खैर अगली खबर, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने आपको बता दें बयान जारी करते हुए बताया कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और राज्यों से आग्रह किया है कि वे यूरिया के उद्योगों की ओर जाने से रोकें और इसके अलावा मिट्टी के प्रमुख पोषक तत्व की दैनिक आधार पर मांग आपूर्ति की निगरानी करें। मंत्री ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ उर्वरक उपलब्धता की स्थिति की वर्चुअल तरीके से समीक्षा की। मंडाविया ने कहा कि विकल्पों का पता लगाने और नैनो यूरिया और जैविक उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इसी के अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा बताई गई आवश्यकता के आधार पर जो है बिना किसी देरी के सभी राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति कर रही है। तो एक बड़ा बयान जो है मंडाविया द्वारा निकल कर आया है। खैर अब आपको बता देते अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबर है। प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कल यानी कि 25 नवंबर को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे और इस एयरपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा राज्य हो जाएगा जहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नोएडा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। और इसी के साथ ही आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में शुरू हो जाएगा और यह यूपी का 5वां जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और 34,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से विकसित होने के कारण यह हवाई अड्डा 1 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। अब चलिए एक खबर आपको और दे देते हैं। बसपा सुप्रीमो का एक बयान जारी हुआ है। आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने केंद्र सरकार को किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान की नसीहत दी है। दरअसल न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, लेकिन सरकार को किसान संगठनों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि किसान लोग खुशी खुशी अपने घर वापसी कर पाएँ और अपने काम में लग पाएँ। केंद्र सरकार को इस मामले को ज़्यादा नहीं लटकाना चाहिए। अब चलिए आपको बताइए किसानों के लिए एक अच्छी खबर, गुजरात सरकार ने गुजरात फ़ोन योजना शुरू कर दी है। इसके तहत किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो 1500 रुपये होगी। आपको बता दें गुजरात सरकार चाहती है कि किसान भी अब नई कृषि तकनीक सीखें और इसके लिए ज़रूरी है एक स्मार्टफोन पर बगैर वीडियो वगैरह देखकर किसान खुद को अपडेट कर सकते हैं और अपनी जो है फसलों से होने वाले मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनका तो विकास होगा ही, साथ ही जो है देश का भी विकास होगा। इसको लेकर जो है यहाँ के CM द्वारा जो एक विशेष पहल की गई है। अगली खबर, रसोई गैस LPG सिलेंडर ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। दरअसल अब रसोई गैस की सब्सिडी पाने वालों के खातों में गैस सब्सिडी आने लगी। हालांकि पहले भी लोगों को सब्सिडी मिल रही थी, लेकिन कई लोग सब्सिडी नहीं मिलने की शिकायत भी कर रहे थे। ऐसी शिकायत करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब जो है सब्सिडी सभी के आपको बता दें खातों में भेजी जा रही है। LPG उपभोक्ताओं को 79.26 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है और यह अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सब्सिडी मिल रही है। कई उपभोक्ताओं को 79.26 रुपये की सब्सिडी मिल रही, तो कई को 158.52 रुपये या फिर 237.78 रुपये की भी सब्सिडी मिल रही है। ऐसे में असमंजस की स्थिति है कि आखिरकार कितनी सब्सिडी मिल रही है। तो अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो सब्सिडी का भुगतान हो रहा है। लगातार हमारे साथ मेरी खबरों को पढ़ने के लिए jmhnews.in विजिट खबरें आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके रखिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको हर खबर और अपडेट जो मिलती है। नमस्कार।